Hello and welcome to Center for Ambition. Today I am going to discuss जो फिलहाल ही फिलीपींस में अर्थक्वेक आया जिसका इंटेंसिटी 7.4 रिक्टर स्केल पे था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये न्यूज़ की तरह नहीं, हम इसको यूपीएससी या पीएससी में कहाँ से क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं रिगार्डिंग द, जैसे ये सेल्वस सी में आया है तो सेल्वस सी में कौन सी ट्रेंच में आया है, और इसके अलावा अर्थक्वेक की जो भी लोकेशंस है उसके बारे में यूपीएससी कभी कभी पूछ लेता है। जैसे फिलीपींस में आया है तो फिलीपींस के जो भी आइलैंड हैं उनके बारे में पूछ लेता है। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एक एक पॉइंट। तो पहले यही देखना है कि जैसे इंडियन एक्सप्रेस और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी आपने देखा होगा कि जो अर्थक्वेक आया जिसमें करीब करीब 40 पीपल की डेथ हो गई और 7.4 इंटेंसिटी थी इसकी जो रिचर स्केल पे देखी गई। और ये 7.8, कहीं कहीं आपको 7.4 मिलेगा, कहीं 7.8 मिलेगा, लेकिन मैंने जो फिलीपींस की उस पर देखा 8 था, सॉरी 8 है। ये न्यूज़पेपर में 7.4 जैसे लोकल के न्यूज़पेपर थे उनमें था, तो उतना ज़्यादा वो नहीं है। ये तो नहीं पूछेगा कितनी इंटेंसिटी उसकी, सिर्फ हमें ये देखना है कि जो अर्थक्वेक है उसके कॉज क्या हो सकता है। तो एक एक करके हम सारे समझते हैं। बिल्डिंग की बिल्डिंग रह गई, बहुत सारे स्कूल रह गए, रोड फट गई। तो अर्थक्वेक यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है, मेंस में भी कभी कभी पूछ लेता है, तो अर्थक्वेक के बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। ये हमारा पूरा वर्ल्ड का है और ये जो एरिया है दैट इज़ फिलीपींस आइलैंड, इसको हम जूम करके अभी देखेंगे। तो यहाँ से ये पता चल रहा है हमें कि फिलीपींस जो है वो हमारा, जैसे ये आ गया हमारा पूरा फिलीपींस, ये वाला एरिया फिलीपींस, ये हमारा फिलीपींस है। तो फिलीपींस के ये आइलैंड हैं सारे। फिलीपींस के नीचे आप अगर देखोगे तो इंडोनेशिया, यहाँ तक भी उसकी इंटेंसिटी देखने को, बगल में कुछ कंट्री है वहाँ पे देखने को मिली। तो फिलीपींस के ये वाला है मिनांडो प्रोविंस, यहाँ पे अर्थक्वेक आया जिसका 7.8 इंटेंसिटी थी। तो कभी कभी अगर आपको पूछ लेगा फिलीपीन के, अगर ये न्यूज़ में इतना ज़्यादा आया है कि फिलीपींस के जो आइलैंड हैं, जैसे ये आइलैंड है तो आइलैंड का ऊपर से नीचे तक पूछ लेगा, वो हम देखेंगे। तो ये एरिया करीब, ये वाला सेल्वस सी वाला एरिया, इस एरिया में अर्थक्वेक आया। तो इसको एक एक करके समझते हैं। तो अगर मैं फिलीपींस के उनकी बात करूं आइलैंड की, तो सबसे पहले लुजान आइलैंड सबसे ऊपर है, लुजोन करके। और ये यहाँ पे जो आया मिनांडनाओ आइलैंड है, यहाँ पे जो अर्थक्वेक आया। तो ये जो एरिया है, ये एरिया, इस एरिया में अर्थक्वेक आया हुआ था। तो नीचे जस्ट यहाँ पे सेल्वस सी है। तो सेल्वस सी है तो हम पहले अर्थक्वेक को कैसे आया, क्या हुआ, उसे जानने से पहले प्रोसेस समझ लेना बहुत ज़रूरी है अर्थक्वेक की। तो प्रोसेस समझने के लिए क्या करना है हमें, ऐसे समझो कि एक सरकम पैसिफिक बेल्ट है, उसे एक बार दिखा देता हूँ। जैसे ये रिंग ऑफ फायर है, ये सबसे ज़्यादा बर्ड की प्रॉन रिंग है। सरकम पैसिफिक बेल्ट भी बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा वोल्केनो, सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक इसी बेल्ट में आते हैं। तो फिलीपींस इसी का पार्ट है। तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा सीवियर एरिया रिगार्डिंग द अर्थक्वेक वोल्केनो, और अगर अर्थक्वेक आएगा तो जाहिर सी बात है अगर वो सी में आ रहा है तो सुनामी भी वहाँ पे फिक्स है, क्योंकि अर्थक्वेक इज ट्रिगरिंग इफेक्ट ऑफ द सुनामी। तो सुनामी भी आ जाती है। तो पहले हम अर्थक्वेक की थोड़ी सी नेचर समझ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो मैं अगर बात करूँ अर्थक्वेक की, अर्थक्वेक तो ऐसे समझो अर्थक्वेक की, अगर ये अर्थ है तो अगर ये अर्थ है तो इसके अंदर क्या ये हमारा लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है। उसके नीचे एक सेमी लिक्विड टाइप एक लेयर है जिसे हम एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं।
एस्थेनोस्फीयर। इस एस्थेनोस्फीयर के ऊपर हमारी कुछ प्लेटें हैं, एक प्लेट, दो प्लेट, मान लीजिए 3 प्लेट, 4 प्लेट, ऐसे कुछ मेजर प्लेट हैं, कुछ माइनर प्लेट हैं इसके। तो ये इस पे फ्लोट करती हैं। जैसे एस्थेनोस्फीयर में अगर कोई भी हलचल होगी तो प्लेटें फ्लोट करेंगी। तो अगर मान लीजिए नीचे मेंटल है, इसके एस्थेनोस्फीयर के नीचे मेंटल, वो भी एक अर्थ का पार्ट है। अगर मान लीजिए नीचे से कोई भी एनर्जी रिलीज होगी, कोई भी एनर्जी रिलीज होगी, तो एस्थेनोस्फीयर में मूवमेंट आएगा। उस मूवमेंट की वजह से क्या होगा, ये प्लेटें या तो एक ऐसे एक दूसरे की तरफ चलेगी, कन्वर्ज होगी, या फिर डाइवर्ज होगी, या फिर पैरेलल चलेगी। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर ये 2 प्लेटें हैं, एक ये प्लेट, एक ये प्लेट, इसमें करीब 7 मेजर प्लेट है, माइनर प्लेट है। जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीकन प्लेट, ये मेजर प्लेट है। माइनर प्लेट जैसे नजका प्लेट हो गया, फिलीपींस प्लेट हो गया, सुंडा प्लेट हो गया, ये है। तो अगर ये वाली प्लेट मान लीजिए कि ऐसे मूवमेंट कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ ऐसे करके मूवमेंट करना चला, कन्वर्ज कर रही है, एक दूसरे की तरफ जा रही हैं ऐसे, तो ये क्या होगा कि धीरे धीरे आते आते एक प्लेट या तो नीचे चली जाएगी ऐसे, कोई सी जो भारी होगी, तो इस एरिया में जैसे ही जाएगी तो इस एरिया में जो माउंटेन जो बनते हैं ड्यू टू द अर्थक्वेक, फोल्ड बन जाएंगे। कैसे कि अगर ये प्लेट ऐसे जा रही है तो या तो ये नीचे चली जाएगी, या फिर दोनों टकराएंगे, ऐसे करके ये फोल्ड माउंटेन। तो फोल्ड माउंटेन जैसे हमारा हिमालय हो गया, हिमालय हो गया, आल्प्स, ये हिमालय और आल्प्स माउंटेन, दे आर द एग्जाम्पल और द फोल्ड माउंटेन। तो ये हमारा पहला, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्लेट आपस में क्या कर रही है कि जैसे मूवमेंट कर रही है, तो जैसे ही मूवमेंट कर रही हैं तो मूवमेंट के बाद एक लिमिट के बाद उनकी एनर्जी ऐसे करके फोल्ड माउंटेन बन जाता है। अगर ये अर्थ पे आता है या अर्थ पे आता है तो यहाँ पे हमारा वोल्केनो, वोल्केनो बन जाता है। अगर यही मान लीजिए सी में आया तो यहाँ पे सुनामी आ जाता है, सुनामी, सुनामी आ जाएगा। वोल्केनो अगर देखा जाए तो समुद्र में भी बन जाता है, लेकिन वहाँ पे इंटेंसिटी अर्थक्वेक की बहुत ज़्यादा चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अर्थक्वेक इज द ट्रिगरिंग इफेक्ट ऑफ द वोल्केनो एज वेल एज द सुनामी, यहाँ से समझ में आया। दूसरा अगर मैं बात करूँ, जैसे दूसरा अगर मैं बात करूँ, पहला तो मैंने देखा कन्वर्ज कर रही हैं एक दूसरे की तरफ, कन्वर्जिंग ऑफ द प्लेट। दूसरा मान लीजिए कि प्लेट आपस में ऐसे डाइवर्ज कर रही हैं, ये डाइवर्ज कर रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो अगर ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो ऊपर का जो भी लैंड एरिया होगा ये वाला, ये नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोलेगा, फॉल्ट, फॉल्ट क्रिएट हो जाएगा इस एरिया में। जब फॉल्ट क्रिएट हो जाएगा, फॉल्ट कैसे क्रिएट हो जाएगा, अगर मान लीजिए ये 2 प्लेट हैं, ब्लॉक हैं, और ये ब्लॉक एक दूसरे से दूर जाना शुरू है, तो ऊपर से सबसाइड कर जाएगी लैंड, मतलब नीचे की तरफ फॉल्ट क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे बनेगी एक रिफ्ट वैली। तो ये एक एग्जाम्पल है वेस्टर्न घाट का। इंडिया में जो वेस्टर्न घाट है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द रिफ्ट वैली, या मैं कहूँ यहाँ से ब्लॉक माउंटेन। यहाँ से एक ब्लॉक टाइप माउंटेन बनेगा, ब्लॉक माउंटेन, यहाँ से एक ब्लॉक माउंटेन बनेगा। तो ब्लॉक, और एक होता है कि पैरेलल मूवमेंट करती हैं, पैरेलल, पैरेलल का मतलब एक ही डायरेक्शन में दोनों प्लेटें मूवमेंट कर रही हैं। यहाँ से जनरल हमने समझा कि प्लेटों की वजह से कैसे अर्थक्वेक आता है, कि अंदर अगर मान लीजिए एस्थेनोस्फीयर का कोई भी मूवमेंट हो रहा है, तो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द एस्थेनोस्फीयर उसके ऊपर जो प्लेटें फ्लोट कर रही है वो प्लेटें भी मूवमेंट करेंगी, और प्लेटों का जो डायरेक्शन होगा वो एक दूसरे से कन्वर्ज भी हो सकता है, एक दूसरे से डाइवर्ज भी हो सकता है, एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि प्लेट का नेचर कैसा है। तो जो फिलीपींस में आया अर्थक्वेक, उसका नेचर कन्वर्जिंग नेचर था। वो हम देखेंगे कौन कौन सी प्लेटें थी। तो अब हम समझते हैं। तो ये सारा एरिया, जैसे मैंने कहा कि नजका प्लेट ये माइनर प्लेट है, कोकोस प्लेट माइनर प्लेट है, कैरिबियन प्लेट ये मेजर प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट ये मेजर प्लेट है। ये जैसे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट मेजर प्लेट है, यूरेशियन प्लेट मेजर प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मेजर प्लेट है। जो हमारा
क्या कहते हैं कि जो अर्थक्वेक आया कहाँ पे, फिलीपींस में, ये फिलीपींस प्लेट, और जो ये एरिया दिख रहा है ये वाला, इस प्लेट, इसे बोलते हैं सुंडा, सुंडा प्लेट। ये एरिया जो दिख रहा है रिंग ऑफ फायर में, या कहूँ मैं सरकम पैसिफिक बेल्ट में, तो फिलीपींस ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, इस एरिया के ये जो एरिया है ये वाला, ये है सुंडा प्लेट, और ये एरिया है दैट इज एरिया ऑफ द फिलीपींस प्लेट। तो ये एरिया के आसपास जब ये आपस में ऐसे गई, और कहते हैं 7.4 मैग्नीट्यूड का अगर अर्थक्वेक आएगा, वैसे 5-6 का आ जाए तो भी बहुत हालात ख़राब हो जाते हैं, तो कितनी हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया, तो उसकी वजह से क्या बहुत ज़्यादा अर्थ में वाइब्रेशन होने लगा। और ये एरिया है क्या, सेल्वस सी में, सेल्वस सी। तो हमें ये याद रखना है कि कौन कौन सी प्लेटें थी, तो फिलीपींस प्लेट और सुंडा प्लेट याद रखना है, और उसके अलावा हमें याद रखना है सेल्वस सी अगर पूछेगा तो। आगे हम देखते हैं, बाकी देखो ये जैसे साउथ अमेरिकन प्लेट ये मेजर प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट दैट इज मेजर प्लेट, यूरेशियन प्लेट दैट इज मेजर प्लेट। पीसीस वगैरह में ये प्लेट के बारे में पूछ लेता है कि कौन सी प्लेट मेजर है कौन सी माइनर है, तो ऐसे करके पूछ लेगा। आगे अगर देखूं, जो मैंने अभी बताया कि अगर ये दो प्लेट है, मान लीजिए एक ये है और एक ये है, अगर ये दूर जा रही, डाइवर्ज कर रही है एक दूसरे से, डाइवर्ज जा रही है, तो उसकी वजह से या तो रिफ्ट वैली बन जाएगी, रिफ्ट वैली क्रिएट हो जाएगी, या फिर ब्लॉक माउंटेन, जैसे हमारा वेस्टर्न घाट ब्लॉक माउंटेन बन जाएगा। जैसे मिडिल अटलांटिक रिड्स बना, ग्रेट रिफ्ट वैलीज कहीं पे भी बन जाएंगी, जैसे कैलिफोर्निया की रिफ्ट वैली हो गई, और हमारी जो रिफ्ट वैली से नर्मदा एंड तापी बहती है वो रिफ्ट वैली हो गई। तो रिफ्ट वैली किसकी वजह से बनती है, डाइवर्जेंस ऑफ द प्लेट की वजह से क्रिएशन ऑफ द रिफ्ट वैली होता है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि जहाँ जहाँ पर भी हमें वर्ल्ड में रिफ्ट वैली दिखेगी, जहां जहां पे भी हमें वर्ल्ड में रिफ्ट वैली दिखेगी, तो सीधी सी बात है, हमें ये समझ लेना है कि रिफ्ट वैली इज द क्रिएशन ड्यू टू द डाइवर्जेंट ऑफ द प्लेट। कन्वर्जेंट ऑफ द प्लेट का मतलब मैंने सीधे से बताया, जैसे सुंडा प्लेट और ये फिलीपींस प्लेट आपस में ऐसे कन्वर्ज हो रही हैं। जब कन्वर्ज होंगी क्या होगा कि एक दूसरे में टक्कर मारेंगी, या तो एक प्लेट सबडक्टेड हो जाएगी दूसरे के नीचे जो भारी होगी, या फिर दोनों ऊपर से ऐसे करके ऐसे एक फोल्ड माउंटेन बना लेंगी, ऐसे करके फोल्ड माउंटेन बन जाएगा। तो कन्वर्जेंट की वजह से हमारा हिमालय हो गया, एंडीज माउंटेन हो गया कन्वर्जेंट। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का कि दोनों प्लेट एक दूसरे के पैरेलल मूवमेंट कर रही रेदर देन टू कन्वर्ज और डाइवर्जेंट, तो वहां से अलग तरीके, डेड सी इज द एग्जांपल ऑफ द ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ये याद रखना कि डेड सी किसका एग्जांपल है, द ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। पूछा हुआ पीसीएस का, शायद यूपीएससी का सवाल है कि डेड सी किस, तो वहाँ से अगर एक कोई स्टेटमेंट पास कर देगा, एंडीज माउंटेन या हिमालय माउंटेन किसकी कौन सी प्लेट की उससे बनता है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंस या ट्रांसफॉर्म की, ये समझ लेना है। और डाइवर्जेंट की वजह से क्या ब्लॉक माउंटेन बनते हैं या रिफ्ट वैली बनते हैं, या फिर इंडिया के रेस्पेक्ट में पूछ लेगा कि जैसे अगर स्टेटमेंट पास कर देगा कि वेस्टर्न घाट इज क्रिएशन ऑफ द, मान लीजिए कन्वर्जेंट बाउंड्री, तो आपको समझना नहीं डाइवर्जेंट का है। तो ऐसे स्टेटमेंट यूपीएससी ज़्यादातर पास कर देती है। अब तो यूपीएससी और ज़्यादा इनमें कहते हैं कि रिसर्च करके और ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है, तो ये हमें समझ लेना है। जो मैंने अभी बताया कि अर्थ का अगर बात करूं कि ये वाला जो एरिया है, यहाँ से अगर बात करूं क्रेस्ट, क्रेस्ट के जस्ट क्रेस्ट और क्रेस्ट के नीचे वाला एरिया अगर मैं हल्का सा मिला दूं, एक मिनट, हल्का सा ये वाला एरिया मिला दूं, इसे हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर के नीचे जस्ट है हमारा एस्थेनोस्फीयर, ये वाला एस्थेनोस्फीयर का मतलब हुआ कि ये सेमी एस्थेनोस्फीयर, ये सेमी लिक्विड फॉर्म में है, या कहूँ सेमी लिक्विड फॉर्म, सेमी लिक्विड फॉर्म में। सेमी लिक्विड फॉर्म का मतलब ये विस्कस इन नेचर है, तो ये फ्लोट करता है, इसी के ऊपर हमारी प्लेटें फ्लोट करती हैं, जो हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में अल्फ्रेड वेगनर वगैरह की थ्योरी में पढ़ते हैं। हैरी एस का भी कॉन्सेप्ट इसी पे हम पढ़ लेते हैं, तो वो ऑप्शनल का है, उतना हमें नहीं पढ़ना है, इतना ये समझना है। अगर यहाँ से अर्थ के इंटीरियर से, अर्थ के इंटीरियर में मैं कहता हूँ कोई भी रेडिएशन की वजह से, न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से, किसी की वजह से अगर कोई भी एनर्जी रिलीज होती है ऊपर की तरफ जैसे जाएगी,
ऊपर की तरफ जाएगी तो वो मूवमेंट कराएगी हर एरिया में। एस्थेनोस्फीयर में जब मूवमेंट होगा तो एस्थेनोस्फीयर में बहुत ज़्यादा हलचल हो जाएगी। एस्थेनोस्फीयर में जब हलचल हो जाएगी तो प्लेट बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी मूव, ऑल्दो प्लेट इज मूविंग वेरी स्लोली, वो पता नहीं चलती है, लेकिन जब ये नीचे से कोई भी एनर्जी रिलीज होगी तो प्लेटों का मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से अर्थक्वेक आ जाएगा। तो ये इंटीरियर है क्रस्ट मेंटल आउटर कोट, ये हमारा करीब इतना रेडियस है। ये बाद में देखते हैं, ये भी बाद में। ये देखो, ये है कि फिलीपींस का जो अर्थक्वेक है उसके बारे में हम देखते हैं। मैंने कहा कि 7.8 मैग्नीट्यूड पे आया। ये उसका कह सकते हैं मैं कि जहाँ से मान लीजिए अर्थक्वेक इस एरिया पे आया और यहाँ से एनर्जी रिलीज होना शुरू हुई इंटीरियर ऑफ द अर्थ से, तो इस एरिया को हम बोलेंगे फोकस। फोकस का मतलब एनर्जी रिलीज पॉइंट, वो एनर्जी का इनिशिएशन पॉइंट। इस एरिया को हम बोलेंगे इपीसेंटर, इस एरिया को हम बोलेंगे। तो यहाँ से ऊपर की तरफ जो जा रहा है एरिया, यहाँ पे करेगा। अब वो बात अलग है कि पी वेव, एस वेव हम पढ़ते हैं और सरफेस वेव, तो सीधी सी बात है वो हम जब अर्थक्वेक बहुत अंदर तक पढ़ेंगे तब समझेंगे कि पी वेव, प्राइमरी वेव्स क्या होती है, सेकेंडरी वेव क्या होती है, सरफेस वेव्स क्या होती हैं। तो इतना समझ लें कि यहाँ से इसका जो फोकस था मिनांडनाओ करके एक आइलैंड है किसका, फिलीपींस का, वहाँ से था। तो ये हमें याद करना है, लुजान आइलैंड, मिनांडनाओ आइलैंड। अब इस पे आ जाओ, ये है इम्पोर्टेंट। यहाँ पे क्या है कि मैंने कहा कि सेल्वस सी में आया अर्थक्वेक। इसका जो एरिया था वो ये वाला आइलैंड, इसका जो मेन रीजन था ये आइलैंड था, ठीक। तो ये सारे आइलैंड पहले तो मुझे, जैसे लुजान आइलैंड, ये आइलैंड मुझे पहले पता कर लेने। जैसे सुलू आर्कोप्लाजो का मतलब ये भी फिलीपींस का आर्कोप्लाजो है कि एक चेन है किसकी, आइलैंड की। ये सब हमें, ये अगर मैपिंग से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इनका जरूर पूछेगा कि लुजान आइलैंड यहाँ पे है, मिनांडो आइलैंड है बीच में। अगर एक दो ले लेगा तो हमारा यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। जैसे सबसे पूछे वटान आइलैंड, बाबूयान आइलैंड, अगर आ जाता है कहीं पे तो यहाँ से अगर आप एक बार को स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो यहाँ से आपको आइलैंड का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये वही जो मैंने बताया कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, वो ज़्यादा जूम करके लगा दिया है बीएन। ये जब एनर्जी रिलीज हो रही है अंदर से जाके, तो ये यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा लिथोस्फीयर है। तो लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर के ऊपर ये प्लेटें फ्लोट कर रही हैं। तो इनका अगर ये एनर्जी ऊपर की तरफ जाएगी तो हमारा एस्थेनोस्फीयर में हलचल होगी, तो हलचल होगी तो प्लेटों का कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस मूवमेंट होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, एक वाइब्रेशन अर्थ में पैदा हो जाएगा। ये देखो मैंने जो कहा, यो जो एरिया है ये वाला, इस एरिया को मैं बोलूँगा सुंडा। ये फिलीपीन, ये हमारा होगा सुंडा प्लेट, सुंडा प्लेट। और ये हो गया फिलीपींस मोबाइल बेल्ट, फिलीपींस मोबाइल बेल्ट। इसी एरिया के आसपास अर्थक्वेक हमारा चल रहा है। तो अगर पूछेगा कि जो फिलीपींस में अर्थक्वेक आया उसका रीजन क्या था, कि फिलीपींस प्लेट एंड सुंडा प्लेट का कन्वर्जेंट था किस कौन सी बेल्ट पे, तो फिलीपींस मोबाइल बेल्ट पे था। इतना यहाँ से हमें समझ लेना है और बाकी ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं है। अब यहाँ से जो मैं बहुत ज़्यादा, हाँ ये चीज़ें देखो, ये यहाँ जो सेल्वस सी में है कोटा बटाव ट्रेंच, सेल्वस सी में जो जिस ट्रेंच से निकल के आया और ज़्यादा फोकस करूँ उस ट्रेंच का नाम है कोटा बटाव या कोटा वाटो ट्रेंच। तो अगर आपको पूछे कोटा वाटो ट्रेंच क्या है, दैट इज द पार्ट ऑफ द सेल्वस सी। ट्रेंच का मतलब सीधा सा ये हुआ कि अगर कोई स्टीफ साइडेड वैली है, ये वाली, ये ट्रेंच हम जैसे वैलीज बोलते हैं लैंड पे, ट्रेंच हम बोल देते हैं अंडर द सी, ये ट्रेंच है। तो ट्रेंच है, तो मैं ये समझ लेता हूँ जो कोटा वाटो ट्रेंच है
वहीं पे आया अलोंग दिस ट्रेंच ओशनिक क्रस्ट ऑफ द साउथ सुंडा प्लेट एंड बीनीथ द सेल्वस सी इज बीइंग सबडक्टेड बीनीथ ऑफ द, जो मैंने आपको पहले ही बताया, मोबाइल बेल्ट, फिलीपींस मोबाइल बेल्ट. It form a part of the link set of the trench along with the western side of the Philippines formed over the east dipping subduction zone including the Manila Trench and the Negros Trench. अब देखो ये मेन ट्रेंच है. अगर फिलीपींस की बात करूं तो फिलीपींस का अगर मैप की अगर मैं बात करूं, अगर पीछे मैं जाऊं, फिलीपींस का मैप अगर मैं देखूं, हाँ ये आ जाओ. फिलीपींस का अगर मैं मैप देखूं तो ये समझ लो कि अगर कहीं वो पूछे कि ट्रेंच, तो ऐसे समझो कि यहां पे इस एरिया में कोटा बाटो ट्रेंच है. जैसा आप पढ़ना चाहो वैसा पढ़ लो, कोटा बाटो ट्रेंच. अगर मैं थोड़ा सा ऊपर यहां का आसपास आऊं, यहां पे नेग्रोस ट्रेंच, नेग्रोस ट्रेंच. अगर और ऊपर आऊंगा तो यहां पे मेरी मनीला, सॉरी इस एरिया में मनीला ट्रेंच, मनीला ट्रेंच कैपिटल के नाम से है. तो अगर आपसे कभी कभी पूछे कि जो ट्रेंचेस हैं फिलीपींस में, अगर मान लीजिए कोटा बाटो ट्रेंच बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि इसी ट्रेंच में अर्थक्वेक हिट किया था. तो कोटा बाटो ट्रेंच के अगर पूछ ले कि नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ अगर लगाना है तो सबसे ऊपर मनीला, फिर नेग्रोस ट्रेंच, फिर कोटा बाटो ट्रेंच, ये सब हमें पता कर लेना है. और देखो फिलीपींस के अगर देखूं तो फिलीपींस के साउथ में इंडोनेशिया, यहाँ तक भी इसका इफेक्ट पड़ा. और बगल में इसके अगर देखूं तो ये हमारा मलेशिया इधर है, बुरुंडी, ये कालीमंटन आइलैंड वगैरह बुरुंडी, यहाँ तक इसका असर देखने को मिला. तो हम समझ सकते हैं कि इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा था इसका अर्थक्वेक का. ये हमने समझा कि जो हमारी कोटा वाटो ट्रेंच है उसी के आसपास अर्थक्वेक आया, स्पेशली कहाँ पे, फिलीपींस मोबाइल बेल्ट के आसपास. तो हमें यहाँ से सुंडा प्लेट और फिलीपींस प्लेट को याद रखना है, कोटा वाटो ट्रेंच को याद रखना है. आगे अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा अर्थक्वेक का रीजन है. ये जो मेरा बेल्ट है, दिस बेल्ट, ये वाला, यही है फिलीपींस मोबाइल बेल्ट, फिलीपींस मोबाइल बेल्ट. इसी के आसपास फिलीपींस मोबाइल बेल्ट का मतलब कि ये सरकम पैसिफिक बेल्ट का एरिया है, स्पेशली फिलीपींस के आसपास का एरिया, उसको हम फिलीपींस मोबाइल बेल्ट बोलते हैं. कि थोड़ा सा भी अगर उस एरिया में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये वाइब्रेशन इस एरिया में सबसे ज़्यादा होता है, तो उसी के नाम से इसे फिलीपींस मोबाइल बेल्ट नाम बोल दिया गया है. तो ये रखना है फिलीपींस मोबाइल बेल्ट. और जो हमारा कोटा वाटो ट्रेंच है वो यहाँ कहीं, ये वाला, ये कोटा बाटो ट्रेंच. एक मिनट, ट्रेंच, कोटा वाटो ट्रेंच इस एरिया में. तो बस यही याद रखना, फिलीपींस मोबाइल बेल्ट. ये देखो अर्थक्वेक का और ज़्यादा वही है जो दो बार बार आ गया, मिनांडाओ, ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. माइंडनाओ पढ़ लो या मैं मैं तो मिनांडो पढ़ता हूँ, आप मिनांडाओ पढ़ता हूँ आपको, कि किस एरिया में आया. अगर वो पूछेगा कि हाल ही में अगर चर्चा में रहा ये रीजन किस एरिया का है, या कोटा वाटो ट्रेंच अगर पूछ लेगा स्टेट पीसीएस में किस एरिया का है, या जो मैंने कहा कि मनीला ट्रेंच हो गया, नेग्रोस ट्रेंच हो गया, इनको अगर नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए पूछ सकता है. उसके अलावा सेल्वस सी, ये याद रखना, सेल्वस सी, सुलू सी अगर कभी कभी पूछ लेता है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू नॉर्थ. तो सेल्वस सी जो अर्थक्वेक आया 7.8 मैग्नीट्यूड का, वो हमारा सेल्वस सी में आया. इतना हमें याद रखना है. एक मिनट, अभी थैंक यू नहीं है. मैंने कहा कि अब यहाँ से दो चीज देखनी है. क्या जो अर्थक्वेक आया कहाँ पे, फिलीपींस में, जो अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक जो फिलीपींस में आया उसकी वजह से क्या वोल्कानो का ट्रिगर हुआ,
तो नहीं, वोल्कानो का कोई ट्रिगर नहीं हुआ, ट्रिगरिंग ऑफ द वोल्कानो नहीं हुआ। किसके? ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक, ट्रिगरिंग ऑफ द वोल्कानो नहीं हुआ। हालांकि वोल्कानो अर्थक्वेक की वजह से आते हैं। अब दूसरा आता है कि क्या सुनामी का ट्रिगरिंग हुआ? सुनामी का ट्रिगरिंग हाँ हुआ था। तो हम यहाँ से सुनामी का मतलब क्या होता है, सुनामी का वर्ड का ये जापानीज वर्ड है, इसका सीधा सा मतलब है कि एक सुनामी का ऐसे समझो कि अगर मान लीजिए कि सुनामी मान लीजिए कि ये अर्थ का सी एरिया है, वाटर है इस पे, और यहां से कहीं से अर्थक्वेक का फोकस है, और ये अगर ये वाटर एरिया है, इस एरिया में तो जो भी एनर्जी रिलीज होगी क्या होगी, वाटर को एकदम उस ऊपर की तरफ फेंकने की कोशिश करेगी। तो सी का एरिया कैसे होता है, अगर हम वहां से जाएंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऐसे नीचे ऐसे ऐसे आता चला जाएगा। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ से जो, अगर मान लीजिए यहाँ से जो पानी ऊपर की एनर्जी ऊपर की तरफ गई तो ये पानी को ऊपर फेंकेगी, तो जैसे जितना ऊपर फेंकेगी उतना नीचे आएगा, जितना ऊपर फेंकेगी उतना नीचे आएगा। लेकिन जैसे ये पास जाएगा, किसके? कोस्ट के किनारे के पास जाएगा, तो लैंड क्या नीचे का जो पानी है इस एरिया में अगर बात करूं, ये पानी कम होता जाएगा एज कंपेयर टू दिस एरिया। इस एरिया में नीचे पानी ज़्यादा है, तो जो ये वाला इम्पैक्ट है ये वाला ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ ऐसे। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई सुनामी आती है ड्यू टू द अर्थक्वेक किसी भी ओशन में, तो अगर हम कोस्ट की तरफ जाते हैं तो सुनामी की हाइट बढ़ती है। हाइट बढ़ने का रीज़न ये क्या है कि उसका अगर ये एरिया है, जैसे यहाँ से मैप से समझो, जैसे ये मैप से समझो कि अगर यहाँ से अर्थक्वेक का फोकस एरिया है, तो अगर पानी अगर मान लीजिए इस एरिया पे अगर उसने ट्रिक किया तो पानी का क्या रिपलिंग ऐसे ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ शिफ्ट हो पा रहा है, इधर भी शिफ्ट हो पा रहा है उधर भी शिफ्ट हो रहा है। लेकिन जैसे ये लैंड की तरफ जाएगा तो नीचे क्या है ना, यहाँ से लैंड अगर शुरू हो जाएगी तो एक लिमिट के बाद जो इधर शिफ्ट होना था पानी एकदम से ऊपर जाएगा। तो इसकी वजह से क्या है कि हाइट बढ़ जाएगी सुनामी की जब टूवर्ड्स द कोस्ट। तो जैसे ही हो गया कि जब हम कोस्ट की तरफ मूवमेंट करते हैं तो हाइट ऑफ द सुनामी इंक्रीज। तो ये यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, 21 या 22 का ऐसा कुछ है, पीटी में बढ़ जाता है। लेकिन इसके जो हाइट बढ़ जाएगी, हाइट सुनामी की बढ़ जाएगी टूवर्ड्स द कोस्ट, लेकिन इसके जो तीव्रता है इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ये डिट्टो उसने पूछा हुआ सवाल है, इंटेंसिटी इसकी कम हो जाएगी टूवर्ड्स द कोस्ट। इतना याद रखना है कि जब हम आते हैं, और अगर और ज़्यादा पूछेगा तो वो पूछेगा अगर किसी भी सी में अगर मान लीजिए कि सुनामी आए हुए ड्यू टू द ट्रिगरिंग इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक, तो जो हमारे मछुआरे हैं या लोकल काम करने वाले हैं वो अंदर की तरफ जाते हैं। अगर वो उन्हें लगा कि नहीं कोस्ट की तरफ नहीं आएंगे, अगर वो यहाँ पे अगर चला रहे हैं अपनी नाव तो अंदर की तरफ आएंगे। क्यों अंदर की तरफ इसलिए आएंगे क्योंकि यहाँ पे उसकी हाइट बहुत ज़्यादा आएगी तो डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है। अंदर इतना है कि अंदर जो समुद्र है या सी है वो अपने में ही एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ से 2-3 समझ में आया कि सुनामी जब भी कहीं भी आई ड्यू टू द ट्रिगरिंग इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक, तो हाइट उसकी टूवर्ड द कोस्ट बढ़ती चली जाएगी। क्यों बढ़ती चली जाएगी कि वहाँ से लैंड का जो एरिया है पानी का है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा, पहला। दूसरा, इंटेंसिटी उसकी कम होगी, हाइट बढ़ेगी, और जितने भी मछुआरे हैं वो किसकी तरफ? कोस्ट की तरफ मूव करेंगे। ये हमारा सुनामी का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से हमें सुनामी जो भी हमारा अर्थक्वेक आया फिलीपींस में, तो वहाँ से हमें वोल्केनो वगैरह तो कुछ नहीं मिला। लेकिन जैसे ये देखो वही चीज़ है कि अगर मैं इस तरफ मेरा कोस्टल एरिया यहाँ पे अगर अर्थक्वेक जनरेट हुआ तो ये ऐसे करके क्या बोलते हैं, ये जो रिपलिंग ऑफ द वाटर ऐसे करके होगी। तो जैसे ही अगर मान लीजिए कोस्ट की तरफ आएगी तो जो नीचे की तरफ हो रही थी वो ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि एनर्जी तो पूरी रिलीज ही होनी है ना। तो एनर्जी जो नीचे की तरफ नहीं जा पा रही है ड्यू टू द लैंड वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो हाइट ऑफ द सुनामी टूवर्ड्स द कोस्ट इंक्रीज
बढ़ जाएगी। ये समझ, ये यहाँ से मेरा कहने का मतलब यही है। क्या लिखा है, अर्थक्वेक चेंज शेप ऑफ द सी फ्लोर कॉजिंग डिस्प्लेसमेंट। सी फ्लोर सीडिंग का कॉन्सेप्ट है, सी फ्लोर सीडिंग। ये हम जब ज्योग्राफी प्रॉपर पढ़ेंगे तब सी फ्लोर सीडिंग का कॉन्सेप्ट है। यहाँ से ये कहना चाह रहा है कि कुछ के सी के फ्लोर में अभी चेंज आ जाते हैं। वेव स्लो इन द सेलोअर कोस्ट एरिया बट इंक्रीज द हाइट। सीधी सी बात है कि जब कोस्ट की तरफ आते हैं तो उनकी हाइट बढ़ जाती है। इतना यहाँ से ये समझ में आया हमें, वही चीज है और कुछ रह गया है। ये देखो तो क्लियर ही नहीं है। जितने भी अब तक आई हैं उनमें देखो सबसे बड़ी कि एनर्जी का रिलीज कैसे दे मैग्नीट्यूड पे कि एनर्जी। तो यहाँ से अगर देखो मैं 7.8 की बात अगर करूँ तो यहाँ कहीं मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, तो मेरा है कि सीवियर 6 या 5 के बीच में आते हैं, तो या कहूँ 6 के आसपास अगर कोई अर्थक्वेक आता है तो बहुत ज़्यादा सीवियर माना जाता है। लेकिन ये आया है 7.8 पे, तो आप समझ सकते हैं इसमें डिवास्टेशन कितना नुकसान हुआ होगा फिलीपींस को। तो यहाँ से ये बताया गया है इस फिगर में। हालांकि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, बस इतना समझ लीजिए कि ये 7.8 मैग्नीट्यूड पे आया हुआ अर्थक्वेक है जिसकी डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है, इंटेंसिटी भी बहुत, जाहिर सी बात है डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगी तो इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है, जो हमने रिचर स्केल पे देखी। तो ये हमारा अर्थक्वेक का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं वो एक बार हम समझ लेते हैं। मैंने बताया कि अर्थक्वेक का, कि अर्थक्वेक हमारा जो आया फिलीपींस में, पहला अगर समराइज करूं तो सुंडा ट्रेंच प्लस फिलीपींस प्लेट का क्या हुआ, कन्वर्जेंस की वजह से आया। दूसरा पॉइंट इसमें क्या निकलेगा, दूसरा मिलेगा जो हमारा कोटावाटो ट्रेंच है, कोटावाटो ट्रेंच है, उसके आसपास आया। ये कोटावाटो ट्रेंच है कहाँ है, सेल्वस सी में, CELEBUS, सेल्वस सी में है। और तीसरा पॉइंट क्या निकला यहाँ से कि जो हमारा मिनांडनाओ आइलैंड है उसमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ और इसकी वजह से जो सुनामी भी क्रिएट हुई, सुनामी आई और इसका जो इंटेंसिटी थी 7.8 मैग्नीट्यूड की थी। इसके अलावा इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा था नहीं अर्थक्वेक का, बस हमने यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेगा, प्लेट के बारे में कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस वही समझना है। उसके अलावा अगर देख सकते हो तो नॉर्थ टू साउथ फिलीपींस के जितने भी आइलैंड हैं उनको आप देख सकते हो कि लुजान आइलैंड ऊपर है, नीचे मैंडो है और ऐसे करके ये देख सकते हैं। तो ये हमारा समरी है उसका। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।